नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जगदीप धनखड़ राजनीति के चाणक्य को अपनी चाल में फंसाने चले थे। आज तक के सीनियर पत्रकार ने जो खुलासा किया है वो बहुत चौंकाने वाला है। जगदीप धनखड़ मोदी सरकार को गिराना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से कहा था कि समर्थन वापस ले लो। इसके अलावा जगदीप धनखड़ जाट सांसदों के साथ भी लगातार मीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे और मीटिंग कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लो। आखिर क्या समस्या थी जगदीप धनखड़ को? जगदीप धनखड़ आज वाइस प्रेसिडेंट थे तो बिकॉज ऑफ मोदी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था। और जगदीप धनखड़ को एक गलतफहमी हो गई थी कि वो जाटों के नेता हैं, क्योंकि उनको लगता था कि उनका प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, इसलिए वो जो मनाए वो कहेंगे। यही नहीं, जगदीप धनखड़ बहुत सारे सांसदों पे टोंडबाजी भी कसते थे, यह भी शिकायत है। और न सिर्फ भाजपा के, एनडीए के सहयोगी सांसदों पर भी टोंडबाजी कसते थे। एकनाथ शिंदे के सांसद को भी इन्होंने बहुत कुछ कहा था। ये सारी शिकायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा रही थी, पहुंच रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार गिराना चाहते थे चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से। जगदीप धनखड़ जी को संभवतः यह नहीं पता था कि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो एक अलग लेवल पे है। आपके इस प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, अंतोगत्वा आप कुर्सी छोड़ करके चले गए। जिसको इतनी इज्जत मिली इस देश के अंदर, वह इस देश के अंदर इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा था और इसमें शामिल था कांग्रेस पार्टी का जयराम रमेश। आज के डेट में अगर कोई नेता जगदीप धनखड़ का सबसे करीबी है तो उस व्यक्ति का नाम है जयराम रमेश। यही जयराम रमेश न जाने कितनी बार सदन के अंदर इसी जगदीप धनखड़ की बेइज्जती किया था। लेकिन धनखड़ साहब बहुत डरपोक निकले यार। जब से महाभियोग लाया विपक्ष, महाभियोग के लिए प्रयास किया विपक्ष ने, तब से जगदीप धनखड़ जी डरे हुए थे। जयराम रमेश इस पूरे खेल में शामिल था। इस्तीफा होने के तुरंत बाद जयराम रमेश ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री को मनाना चाहिए जगदीप धनखड़ को। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जगदीप धनखड़ रात भर इस कोशिश में थे कि कोई आएगा उन्हें मनाएगा। लेकिन उससे पहले क्या खेल हुआ था? उससे पहले यह खेल हुआ था कि किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जाते हैं और कहते हैं कि जो महाभियोग यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया जा रहा है इसको आप वापस लीजिए। लेकिन जयराम रमेश गुरु बन गया। और कांग्रेसी जब गुरु बन जाता है ना किसी का, और खासकर किसी भाजपाई का गुरु बन जाता है कांग्रेसी, भले वो किसी पद पे बैठा हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बैठा हो, चाहे किसी पद पे बैठा हो, तो बंटाधार होना उसका तय हो जाता है। तो जब इनको मनाने के लिए जेपी नड्डा किरण रिजिजू गए, ये नहीं माने। इन्होंने जवाब दिया क्या? कि मैं कानून के मुताबिक सब कुछ कर रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जाते हैं इनसे मिलने के लिए। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं, तब भी नहीं मानते हैं धनखड़। फिर उसके बाद अकेले जाते हैं अर्जुन राम मेघवाल इनको मनाने के लिए। किस चीज के लिए मनाने के लिए? इस्तीफा के लिए नहीं, सदन में जो महाभियोग चलाने के लिए नोटिस आ रही थी उसका एक्सेप्टेंस करने के लिए मना कर रहे थे कि भैया लोकसभा में तो आ ही रहा है, आप राज्यसभा में लाकर के सरकार को क्यों फंसाना चाहते हैं? जगदीप धनखड़ ने फिर जवाब दिया कि मैं कानून के मुताबिक काम कर रहा हूं। कौन सा कानून के मुताबिक? विपक्ष के सांसद दे रहे हैं, आपके पास नोटिस नहीं है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों का जो सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी है उसका जो फैसला है वो नहीं है आपके पास। आपको बनाया भाजपा ने, आप कांग्रेस आपके खिलाफ उम्मीदवार उतारी थी, कांग्रेस आपकी बेइज्जती की थी, बाहर से लेकर के अंदर तक, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपाई, सब शामिल थे इसमें। और आपको यह लगता था कि नहीं नहीं ये मेरे मित्र हैं। मतलब इतना बड़ा छल, इतनी बड़ी साजिश, इसको गद्दारी भी कहा जाए तो कम नहीं।
किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2002 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये जयराम रमेश जैसे अंग्रेसी कांग्रेसी के बस की बात नहीं है हटाना। बहुत आए और बहुत चले गए, निपट गए। जो शत्रुहंता योग है ना मोदी का, वो बहुत प्रबल है। धनखड़ साहब को बहुत अच्छी तरीके से पता हो चल गया होगा। और अब तक क्यों अंडरग्राउंड है? क्योंकि उनको पता है कि पोल पट्टी सारी खुलेगी, मैं बोलूंगा तो इस बार सरकार छोड़ेगी नहीं। पूरी तरीके से तैयार है बात करने के लिए। नफा नुकसान जो हो बात अलग है। तो आइए थोड़ी सी बात समझते हैं कि क्या कहा था उन्होंने, पत्रकार महोदय ने। और देखिए, कोई छोटा मोटा पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कवर करता है, सीनियर मोस्ट पत्रकार है। और अक्सर आप राजदीप सरदेसाई के साथ, लल्लन टॉप में सौरभ के साथ भी इस पत्रकार को आप देखे होंगे। खुलासा क्या है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चंद्रबाबू नायडू से मोदी सरकार से समर्थन वापसी की सलाह दी थी। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु मिश्रा के हवाले से सोशल मीडिया पर यह सनसनीखेज दावा वायरल है। और पूर्व वीपी धनखड़ ने टीडीपी प्रमुख आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने को कहा था। क्यों कहा था भाई? किस लिए कहा था? देखिए, हीरो नहीं बनना चाहिए। धनखड़ जैसे लोग आते हैं, वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बड़ा वकील था, मैं यह कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, दिस कर सकता हूं, दैट कर सकता हूं। लेकिन इनको पता नहीं है कि जो 3 बार इस देश में प्रधानमंत्री चुन करके चला आया, तमाम प्रोपोगेंडा के बाद, वो कितना बड़ा सियासतदान होगा। इनको पता नहीं है कि कितनी खुफिया एजेंसियां और कितनी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री के अंडर में आती हैं। इस तरीके का खेल खेलोगे तो छिपेगा नहीं, खुलेगा ही खुलेगा। अब फिर से लौटता हूं उसी चीज पे, पूरी चीज देख लीजिए। यहां है, एनडीए के सहयोगी पार्टियों से भी समर्थन वापस लेने की सलाह दी थी, जिससे सरकार गिर सकती थी। हिमांशु मिश्रा ने खुलासे में कहा कि जगदीप धनखड़ चंद्रबाबू नायडू से समर्थन खींचने की सलाह दी। धनखड़ के करीबी कांग्रेसी नेता जयराम रमेश थे और विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के बाद उनका व्यवहार बदल गया था। धनखड़ ने शिवसेना के सांसद को अगले चुनाव हारने की बात कही थी, जबकि खुद के बारे में कहा था कि मैं 2027 तक कहीं नहीं जाने वाला हूं। जाट नेताओं से मुलाकात, जाति में लॉबिंग के बावजूद धनखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया और 3 राउंड की बैठक के बाद भी नहीं माने। अब समझिए कि बीजेपी का धैर्य कितना जबरदस्त है। सुब्रमण्यम स्वामी को ही झेल रही है, पार्टी से नहीं निकाला आज तक। यशवंत सिन्हा को नहीं निकाला, शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं निकाला है। इसमें से सारे लोग छोड़ करके चले गए। सुब्रमण्यम स्वामी रोज कहते हैं मोदी को जेल में भिजवा दूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। बीजेपी तब भी नहीं निकालती, तब भी इस्तीफा नहीं मांगती, तुम पार्टी छोड़ दो। बहुत सारे नेता स्वयं छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन धनखड़ ने जो साजिश की थी, इस्तीफा मांगना जरूरी था, है ना। अब देखिए जयराम रमेश क्या कहता है इस्तीफे के बाद। धनखड़ निष्पक्ष, मतलब कांग्रेसी कह रहे हैं धनखड़ निष्पक्ष, भी जयराम रमेश कह रहा है। मोदी मनाए, उपराष्ट्रपति के इस्तीफा पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश बोले जो दिख रहा है वो है नहीं। यानी कि तुम इतने क्लोज हो कि सारी बातें जानते थे, हैं? अब ये लोग फेयरवेल भी दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब मैं आपको बताता हूं पूरा का पूरा खेल। एक तो जगदीप धनखड़ सरकार गिराना चाहते थे, गिरा करके हीरो बनना चाहते थे। इसके पीछे एक और थ्योरी निकल करके आई है। जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति बनने का चक्कर था। ये चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति बनूं अगले टर्म में। तो बनते कैसे? बनते तब जब कांग्रेस की सरकार आती। भाजपा तो उपराष्ट्रपति बना चुकी थी, जो कांड करना था इनका, चाहे दमाद वाला कांड हो, चाहे वाड्रा के साथ हो, ये सब तो चल ही रहा था इनका। इसको सरकार इग्नोर कर ही रही थी। मंत्रियों से बदतमीजी भी सरकार इग्नोर कर रही थी। लेकिन आप सरकार गिराने पे आ जाओगे धनखड़ साहब ने, तो फिर नफा नुकसान नहीं देखता कोई। जानते हैं फिर क्या हुआ? जब ये तीनों राउंड की वार्ता फेल हो गई तो सीधे फोन गया सचिवालय के अधिकारी के पास कि धनखड़ जी से कह दीजिए कि इस्तीफा अभी दे दे, इमीडिएट, और नहीं तो सुबह इन्हीं के खिलाफ महाभियोग आएगा। तब जाकर के धनखड़ ने इस्तीफा दिया। समझ रहे हैं? यही कारण था कि भाजपा का कोई भी बड़ा नेता कुछ नहीं बोला इस पे। और प्रधानमंत्री ने भी जब ट्वीट किया तो बहुत सामान्य सी बात लिखी कि इनको बहुत मौका दिए गए देश सेवा के। अबे ज्यादा मौका चाह रहे थे, लिखा नहीं प्रधानमंत्री ने, लेकिन मतलब यही था उसका, अगर आप टोटलिटी में निकालेंगे तो।
4 राउंड, और चौथे राउंड में निपट गए धनखड़ साहब। यह जरूरी इसलिए था, मैसेजिंग देना बहुत जरूरी था कि देखो उड़ो मत जादे, कोई भी हो जिसको सरकार में बैठे लोगों ने बनाया है, अगर वो उड़ेगा, सरकार का विश्वास खोएगा तो पद पे नहीं रहेगा। क्या करती सरकार? धनखड़ साहब को ले बैठ करके चाटती कि नहीं नहीं धनखड़ साहब आप तो बड़े महान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप प्रणाम की मुद्रा में झुके रहते हैं हर समय। कोई भी सरकार होती, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई भी हो, उसका नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी उसके साथ इस तरीके की गद्दारी करे उसको उसके पद से हटाया जाए, चाहे उसका नफा कुछ भी हो, उसका नुकसान कुछ भी हो। नफा नुकसान अलग चीज। अच्छा, फेयरवेल दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेसी तो इस साजिश में शामिल थे, वो उनका तो हथकंडा चला नहीं, और जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू से इस तरीके की बात कहेंगे, चंद्रबाबू नायडू जरूर मोदी से तुरंत बता दिए होंगे कि भाई साहब ये कौन उपराष्ट्रपति है यार, ऐसी बातें कर रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने कोशिश की, लालू प्रसाद यादव ने भी बीच में कोशिश की थी, चलिए वो अलग है, ठीक है, वो विपक्ष के नेता है, कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले ले। बीच में चल रहा था ना, नीतीश गए थे, फिर मिलने, फिर नहीं मिलने, फिर गठबंधन एनडीए के साथ रहते हुए भी, कि नीतीश वापस ले लेंगे और चंद्रबाबू नायडू वापस ले लेंगे इस्तीफा तो मोदी सरकार गिर जाएगी। यही कारण है कि बैकअप प्लान भी नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना शुरू कर दी थी कि तुम अगर ये खेल खेलोगे तो मेरे पास भी अमित शाह है, वो खेल खेलेगा जो खेल अब तक भारतीय राजनीति में कभी नहीं खेला गया होगा। शुरू है ना, शुरू में ही जब मोदी सरकार बनी थी तो आप लोगों को पता ही है इस बात का, रोज होता नहीं था, 1 साल नहीं चलेगी सरकार, गठबंधन की सरकार चला ही नहीं सकते हैं। नितिन गडकरी तक से कोशिश करवाने की कोशिश की गई थी, उनको भी ऑफर दिया गया था, नितिन गडकरी ने खुद कहा था ना कि मेरे पास ऑफर आया था प्रधानमंत्री बन जाओ। तो ये जो खेल तमाशा है ना गुरु, ये मोदी के साथ नहीं चलेगा ना। मोदी और योगी को चैलेंज जिसने जिसने किया है वो निपटा है। भारतीय राजनीति में अभी तक यही हस्र मैंने देखा है, जिसने जिसने डायरेक्ट मोदी को चैलेंज करने की कोशिश की है, जिसने जिसने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने की कोशिश की है राजनीति में, वो निपट गया है, चाहे वो पार्टी के अंदर का हो और चाहे वो पार्टी के बाहर का हो। उठा करके देख लीजिए आप, 2002 से लोग निपटे हैं जिन्होंने मोदी को चैलेंज करने की कोशिश की है, और उनकी राजनीति ऐसी खत्म हुई है, ऐसी खत्म हुई है कि वो पूछने वाला तक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी भी तो चैलेंज किए ना, कहां है आज के डेट में? देख लीजिए, बड़े तुर्रम खां हैं, और भी बहुत सारे लोग लाइन लगा करके नेता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरीके की उनकी टीम है, इस तरीके की चीजें नहीं चलेगी। वो जमाना गया मोरारजी देसाई के समय वाला, देवीलाल के समय वाला, जब इस तरीके की चीजें होती थी। वो समय गया जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने वाले थे और लालू प्रसाद यादव ने वीटो लगा दिया कि नहीं, इसको प्रधानमंत्री मत बनाओ, ये यादव प्रधानमंत्री बन जाएगा तो बड़ा नेता बन जाएगा मुझसे, है ना। ये दौर दूसरा है, और इस दूसरे दौर देखिए, लोग ये भी कयास लगा रहे थे कि जयंत चौधरी क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि सरकार में है तो जयंत चौधरी को भी तो पता ही है ना कि कौन कौन से गुल खिला रहे थे ये, अरे गुल खिला रहे तो जाहिर सी बात है सरकार तक बात पहुंचने वाली थी। तो जगदीप धनखड़ के बारे में जो जो जानकारियां आएंगी उस जानकारियों पे बात लगातार जारी रहेगी दोस्तों, और पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाएगा इनको कि क्या खेल खेल रहे थे, और इस तरीके का खेल, चलिए बाहर वाले खेलते हैं समझ में आता है, वो पॉलिटिशियन है, उनका काम है। आप तो वाइस प्रेसिडेंट थे यार देश के, आपको सब करने की क्या जरूरत थी? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा, राष्ट्रवादियों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल को तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप सभी जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।